प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट आज भी गिरा हुआ है, ज़्यादातर स्टॉक्स और सेक्टर्स गिरे हुए हैं। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में आप लोग के काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, अभी करें या नहीं करें। तो इन सारे क्वेरीज को इस वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट से। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, हाँ कहीं भी आपको कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर सेक्टर वाइज जाएंगे तो बैंक्स आज गिरे हुए हैं। बैंक से गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है एचडीएफसी बैंक बुरी तरह से आज गिरा है। देखिए आईटी और फार्मा, हाँ लास्ट ईयर से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चांसेस बहुत अच्छे थे क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस था। कोविड के बाद से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया इन दोनों सेक्टर्स में और उसके बाद से बिल्कुल डाउन एंड आउट थे। लास्ट ईयर से फार्मा तो लास्ट ईयर से ही बहुत अच्छा वापस आया और आईटी मोस्टली इस साल से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, मतलब ऑलरेडी परफॉर्मेंस आना शुरू हो गया है। और जब ये परफॉर्मेंस आता है सेक्टर्स में तो थोड़े समय तक रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आईटी और फार्मा, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ऑलरेडी मेरा अच्छा खासा एलोकेशन है यहाँ पे। आईटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फार्मा भी अच्छा खासा एलोकेशन है और दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा चल रहा है। और सेक्टर वाइज इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर से मोस्टली इंडिया में भी, तो रियल इस्टेट भी आप मानकर चल सकते हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, तो रियल इस्टेट परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहने के चांसेस हैं। और फिर बैंकिंग ना, एनबीएफसीज बैंकिंग, वहाँ भी परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हो, क्योंकि बैंकिंग का तो एनी हाउ देखिए जो टॉप बैंक्स हैं ना वहाँ वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि एफआईआईज अभी भी बेच रहे हैं, ऑल्दो पहले के मुकाबले बेचना कम हुआ है उनका, लेकिन अभी भी बेच रहे हैं। तो प्रेशर बना हुआ है और आने वाले शायद कुछ और समय तक प्रेशर बना रहेगा। लेकिन हाँ, जब ये बंद होगा, ये बंद तो ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि एफआईआईज मतलब हमेशा के लिए बेचते ही रहेंगे, कभी ना कभी तो रुकेंगे और कभी ना कभी वो वापस भी आएंगे। तो उस समय आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस आएगा। तो ये भी एक ना बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो ये फिलहाल जो फाइनेंशियल सेक्टर में खासकर जो लार्ज कैप के बैंक्स हैं ना, अच्छे क्वालिटी वाले, उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरह आप देख सकते हैं। तो वहाँ भी आएगा परफॉर्मेंस, थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ भी आएगा। अगर आप वर्ल्ड वाइड दूसरे मार्केट्स को देखेंगे या फिर दूसरे एसेट क्लासेस को देखेंगे तो यूएस मार्केट्स, हाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ट्रंप के आने के बाद खासकर परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव हो रहा है वहाँ पे। और एसेट क्लासेस में सबसे अच्छा कौन सा एसेट क्लास है, आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है क्रिप्टो करेंसीज का। बिटकॉइन देखिए 90,000 यूएस डॉलर्स के आसपास, 90,000, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि जाएगा क्योंकि वो फ्यूचर है, फ्यूचर सिर्फ भगवान को पता है। हम बोलते हैं जा सकता है, ठीक है। तो क्रिप्टोज तो हम लास्ट फ्यू डे से डिस्कस भी कर रहे हैं और परफॉर्मेंस आ भी रहा है, तो बहुत अच्छा, मतलब एक तो एलन मस्क को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ बोल सकते हैं आप फिलहाल अभी तक तो, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद। और उसके बाद ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद ऑयल हमने डिस्कस किया था, नीचे आ रहा है। अब ब्रेंट क्रूड को अगर आप देखेंगे ना तो 72 के आसपास आ गया है यूएस डॉलर्स पर बैरल, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। और क्यों नीचे आ रहा है, एक तो चाइना का फैक्टर है ना, चाइना में जिस तरह का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टिमुलस आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, तो ये है। और दूसरा ट्रंप आ गए हैं, तो ऑफकोर्स जब ट्रंप है तो चाइना के लिए प्रॉब्लम बढ़ने जा रहा है क्योंकि चाइना जो भी जैसे एक्सपोर्ट अगर देखेंगे ना, इस बार का जो लेटेस्ट फिगर आया है फर्स्ट 10 मंथ में ही उनका जो ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, वो अबाउट 750 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। एग्जैक्ट डेटा ही मेरे पास है, 785 बिलियन यूएस डॉलर्स 10 मंथ में ही सरप्लस तो ऐसा लग रहा है कि इस साल जो पूरा ट्रेड सरप्लस है ना उनका 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हो जाएगा। मतलब एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्राइसेज है ना, जिस प्राइस पे वो बेच रहे हैं वो काफ़ी कम है और वॉल्यूम उसके कारण बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए उनका एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, उनका जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो तो बिल्कुल बैठ चुका है, रियल एस्टेट वहाँ का बैठ चुका है, वहाँ प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, कंजम्पशन डिमांड कुछ आ नहीं रहा है, तो इसीलिए ना 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट भी इस साल नहीं आएगा। तो ओवरऑल हालात ख़राब है, लेकिन हाँ एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा करा है, वो इसलिए क्योंकि प्राइसेस बहुत कम है। तो इंडिया में भी देखेंगे ना कि जो वहाँ से स्टील का डंपिंग हो रहा है चाइना से, तो इंडिया में जो स्टील कंपनीज हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए ट्रंप आप मान कर चलें कि जो वहाँ से स्टील एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं
उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन में भी टैरिफ ऑलरेडी लग रहा है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे। तो चाइना का प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑयल पे प्रेशर है, क्योंकि चाइना का कंजम्पशन अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है चाइना ऑयल का। तो अगर चाइना में डिमांड थोड़ा कम होता है या फिर डिमांड नहीं बढ़ता है तो ऑफकोर्स ऑयल प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा। और साथ ही एक और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ना, उन्हें ग्रीन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो हो सकता है कि उनके कार्यकाल में जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है यूएस में और ज़्यादा बढ़े। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेचुरली ऑयल के प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा, तो उसके कारण भी एक प्रेशर थोड़ा बहुत आप मान कर चलें कि है। तो ओवरऑल ये इंडिया के लिए तो अच्छा है, क्योंकि हम भी मेजर इंपोर्टर हैं ऑयल के, तो जितना कम रहे ऑयल का प्राइस उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस भी देखेंगे तो वो भी गिर रहा है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेशर पड़ेगा वहाँ पे, और प्रेशर पड़ भी रहा है, क्योंकि दूसरे एसेट क्लासेस, देखिए सारे एसेट क्लासेस के बीच कंपटीशन होता है कि भाई जो अच्छा करेगा वहाँ पे पैसा थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो फिलहाल ना क्रिप्टो करेंसीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है वो भी बढ़ गया है, 4.35% से भी ऊपर चला गया है, तो वहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, वही प्रेशर अभी आपको देखने को मिल रहा है। और एनी हाउ देखिए गोल्ड का रिटर्न बहुत आ चुका है, और अभी भी वर्ल्ड में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गोल्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा गोल्ड में, और ख़ासकर सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न, जो कि मैं लास्ट फ्यू मंथ से आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न मानकर नहीं चले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रिटर्न आ चुका है। और वर्ल्ड में धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो रही है ना, इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड वाइड, और जो मेजर 2 वॉर्स चल रहे हैं वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद थोड़ा वहाँ भी कमी आएगा। उस तरह का जो वॉर चल रहा है वहाँ से बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी एक पॉजिटिविटी लग रहा है। तो लेट्स सी, अगर ये सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो वहाँ से फिर आप गोल्ड में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए गोल्ड के लिए एक गोल्ड के ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है यूएस में प्रॉब्लम। देखिए यूएस ऑलरेडी अभी सेटल्ड दिख रहा है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, बट यू नेवर नो ना, इंटरेस्ट रेट तो अभी बहुत ज़्यादा है और इतने समय से बहुत ज़्यादा था। तो नेक्स्ट ईयर अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे उसका जो स्टॉक मार्केट है ऑल टाइम हाई पे जो चल रहा है वो बुरी तरह से गिरेगा, और वो गिरेगा तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। बट हाँ, अगर वो होगा तो ये होगा, ठीक है, तो वो फ्यूचर की बात है। फिलहाल गोल्ड में नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ नेगेटिव फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर कुछ होता है तो फिर से ऊपर जाएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में फिलहाल हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए सबसे पहले तो वैल्यूएशंस, हमेशा ही मैं आपको बताता हूँ वैल्यूएशंस अभी भी, ऑल्दो मार्केट ओवरऑल देखें सितंबर हाई से मोटा मोटी रफली 10% के आसपास गिर चुका है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 10% का गिरावट अच्छा खासा गिरावट होता है, लेकिन लार्ज कैप के लिए तो ये गिरावट ठीक ठाक है, मैं मानकर चल रहा हूँ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के लिए ये गिरावट अभी भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ से जिस तरह का वैल्यूएशंस है रफली, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, लार्ज कैप्स में अबाउट 5% के आसपास अभी भी यहाँ से और भी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5% से ज़्यादा अगर लार्ज कैप गिर जाते हैं तब तो वहाँ पे ना सेल ऑफर चलने लगेगा, मतलब वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तब तो पूरा पैसा इन्वेस्ट करो, उस तरह का माहौल हो जाएगा। तो अभी तक 5% के आसपास लगता है कि उतना गिर सकता है, नहीं गिरे तो अच्छा है, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उतना गिर सकता है। और मिड कैप स्मॉल कैप 10% प्लस अभी भी गिर सकते हैं, 10 to 15%, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा है। लेकिन हाँ देखिए, मैं बोल रहा हूँ गिर सकता है, गिर जाएगा, कब गिरेगा, कितना गिरेगा, नोबडी नोज, फ्यूचर है। लेकिन हाँ, जिस तरह का वैल्यूएशंस है, जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं, जिस तरह से एफआईआईज बेच रहे हैं, एफआईआईज के बेचने के कारण ना स्मॉल इन्वेस्टर्स पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, तो अगर वो प्रेशर थोड़ा बढ़ता है तो ऑफकोर्स यहाँ भी थोड़ा और सेलिंग हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट हाँ देखिए, जब भी मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स के लिए वो बेस्ट समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो मार्केट गिर रहा है, कुछ लोग ये देखकर निराश हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एज ए इन्वेस्टर्स को ये देखकर खुश होना चाहिए। अगर आप पैसा फिलहाल इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी रूट से आप कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, एसटीपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, अगर मार्केट थोड़ा नीचे है तब तो अच्छी बात है ना, आपको अच्छे रेट पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि फ्यूचर किसी को पता नहीं है। ऑल्दो यहाँ से लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन गिरेगा नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा, नोबडी नोज फॉर श्योर। इसीलिए मार्केट में बोला जाता है कि हमें हमेशा ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी के पास बड़ा पैसा है तो एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करे। यहाँ से लग रहा है कि गिर सकता है तो ठीक है, मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करूँगा,
ठीक है। 6 मंथ्स का एसटीपी कर दूंगा, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में करना है, 3-4 ट्रांचेज में करूंगा। हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी अपना पैसा पूरा इन्वेस्ट किया हुआ है, तब क्या दिक्कत है, तब तो आपके लिए कोई हेडेक ही नहीं है। आप आराम से मार्केट में टिके रहें, क्योंकि टिके रहेंगे तभी आपको रिटर्न्स मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो हम कमेंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो प्योर लक का गेम है ना। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स, तो वहाँ पे जैसे हम लोग क्रिकेट ना, इंडिया में क्रिकेट बहुत खेला जाता है, तो अगर आप क्रिकेट देखें तो ये टेस्ट मैच है। ये वनडे इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिससे अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हैं, वो T20 या वनडे नहीं, वो टेस्ट मैच है, ठीक है। और टेस्ट मैच में आप सभी तरह के खिलाड़ियों को लेते हैं। आप स्पिनर भी रखेंगे, आप फास्ट बॉलर भी रखेंगे, उसी तरह से बैटिंग में भी ना कुछ ऐसे प्लेयर्स को आप लेंगे जो कि टिक कर खेले, थोड़ा धीरे खेले चलेगा लेकिन टिक कर खेले। लेकिन आजकल के ज़माने में टेस्ट में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो थोड़ा फास्ट खेल सके, क्योंकि पहले टेस्ट में है ना रन रेट हुआ करता था 3 के आसपास भी हुआ रन रेट आपका, तो अच्छा माना जाता था। अब तो रन रेट 4+ जाने लगा। तो इसीलिए जो आपका पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करके रखें, ठीक है। तो वहाँ पे सेक्टर वाइज आप डाइवर्सिफाई कर रखें, मार्केट कैप एलोकेशन वाइज डाइवर्सिफाई करके रखें। लेकिन म्यूचुअल फंड मैं हमेशा बोलता हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में रखें इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपको 6 मारने वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए, टेस्ट में वो नहीं चलेगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्मॉल कैप आप लोग बोलते हो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है तो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट वो कर दूंगा, ये सही नहीं है। क्योंकि स्मॉल कैप अगर मार्केट गिरा 40-50% गिरते हैं, उसके बाद मार्केट में आप टिक पाओगे बहुत डाउटफुल होगा। किसी का पोर्टफोलियो ही अगर 50% उड़ जाए, उसके बाद टिक पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप टिक पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। इसीलिए पोर्टफोलियो को मिक्सअप करके रखें। कभी लार्ज कैप अच्छा करेगा, कभी मिड कैप अच्छा करेगा, कभी स्मॉल कैप अच्छा करेगा, कभी लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा गिर जाएगा, कभी मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा गिर जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी मार्केट गिरेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप रिलेटिवली बहुत ज़्यादा गिरता है। और उसी तरह से जब बहुत बुल रन चलेगा तो वहाँ पे ये भी बात सही कि मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आता है। बट हाँ, इसको मिक्सअप करके रखें ताकि लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में बने रहें, और उसी के कारण आपको जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे आपके रिटर्न्स बहुत बढ़कर आएंगे। फिलहाल अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो ऑफ कोर्स सेकंड क्वार्टर का तो हालात बिल्कुल ख़राब था ना। जीडीपी ग्रोथ भी देखें तो 6.5% के आसपास होगा, उससे कम भी आ सकता है। कंपनी का अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है ना, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बुरा रहा है। 30%, 40%, 50%, 60%, 70-80% कुछ कंपनीज का प्रॉफिट डाउन हो गया है। तो इतना ज़्यादा डाउन हो गया है कि मतलब बुरे हालात हैं, और हालात इतना बुरा है कि ऐसा नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा ख़राब रिजल्ट आ सकता है। अगर वो हुआ तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, बट लगता नहीं है कितना ज़्यादा बुरा होगा। और फॉर्चुनेटली Q2 के बाद Q3 आता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता है इंडिया में, इसीलिए ज़्यादातर पैरामीटर्स अब देखेंगे ना आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जीएसटी कलेक्शंस पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि ठीक है 1.8 लाख करोड़ के आसपास का फिगर चल रहा है मंथली, जो कि अच्छा फिगर है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लगता है कि हम 2 लाख भी क्रॉस करने लगेंगे, जो कि बहुत अच्छा होगा। अप्रैल में ऑलरेडी हम एक बार क्रॉस कर चुके हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लगता है कि हम उसके आसपास पहुंचने लगेंगे ज़्यादा केसेस में, जो कि बहुत अच्छा फिगर होगा जीएसटी का फिगर। उसी तरह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस अगर आप देखेंगे, अप्रैल टू नवंबर का फिगर आया है। डायरेक्ट टैक्स मतलब हुआ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, तो 15.4% से बढ़ा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा फिगर है। और उसके अलावा पहले हो रहा था ना रूरल डिमांड, क्योंकि मानसून 2 साल से ऑलमोस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अब तो मानसून अच्छा रहा है। खरीफ का जो फसल का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, रबी का सोइंग हो रहा है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है प्रोसेस। तो इसीलिए मतलब रूरल जो डिमांड है बढ़ा है। इसीलिए 2 व्हीलर का मतलब थर्ड क्वार्टर में आप देखेंगे 2 व्हीलर का सेल्स या फिर 4 व्हीलर का भी सेल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है। ट्रैक्टर का सेल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है। एफएमसीजी कंपनीज़ का जो रिजल्ट आया उसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि रूरल जो डिमांड जो कि बहुत डाउन हो गया था, अब अच्छे खासे तेज़ी से वापस आ रहा है। अर्बन डिमांड आई टोटली अग्री, वहाँ पे धीमा हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, लेकिन वहाँ भी अब फेस्टिवल सीजन है, वहाँ भी आप देखेंगे पिकअप आ रहा है। जो रिजल्ट्स आएंगे इस बार के मोस्टली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और देखिए एक बड़ा जो डिमांड डाउन हुआ है ना, उसका बहुत बड़ा रीज़न रहा है इन्फ्लेशन भी बहुत हाई रहा है इधर, खासकर फूड इन्फ्लेशन।
तो अक्टूबर में भी वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अक्टूबर में तो लग रहा है 6% के आसपास, मतलब अब उसका जो इन्फ्लेशन फिगर आएगा आप देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा। नवंबर में भी अब लग रहा है कि थोड़ा बढ़कर आएगा, क्योंकि अभी भी जो वेजिटेबल के प्राइसेस है, देखिए कल्प्रिट क्या होता है, वेजिटेबल का प्राइस है, उसके बाद ऑयल प्राइसेस, एडिबल ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, कई केसेस में पल्सेस के प्राइस ज़्यादा होते हैं, यही सब फूड इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है। तो पहले तो लग रहा था कि नवंबर में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन अब जिस तरह का चल रहा है प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस, लग रहा है नवंबर में भी थोड़ा ऊपर ही होगा। लेकिन हाँ, दिसंबर ऑनवर्ड्स मोस्टली ये नीचे जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ से आप देखेंगे प्राइसेस नीचे आएंगे और जो ओवरऑल इन्फ्लेशन फिगर है वो कम होगा। और इस फाइनेंशियल के लास्ट होते होते तक जो आरबीआई का फिगर है 4.5% के आसपास, वहाँ तक हम जाने लगेंगे। तो इन्फ्लेशन कम होगा तो अर्बन डिमांड भी वहाँ से पिकअप होगा। और प्लस देखिए, मतलब इलेक्शंस के कारण हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर चला था ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से बिल्कुल बंद हो गया था, ठप हो गया था। तो वहाँ भी वो स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट। फिलहाल जो बैंक्स का रिजल्ट आ रहा है ना, उसमें एक बहुत बड़ा इशू क्या आ रहा है कि जो मार्जिन्स हैं वहाँ पे हिट हो रहा है, नेचुरली हिट हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा, डिपॉजिट ग्रोथ कम, तो डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने पड़े बैंक्स को, तो ऑफ कोर्स मार्जिन्स वहाँ पे हिट हो रहे थे। और ऊपर से जो अनसिक्योर्ड लोन्स थे ना, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, आरबीआई ने वहाँ पे प्रेशर बनाया कि भाई ये ज़्यादा मत करो, एनपीएस बढ़ने लगेंगे, बाद में प्रॉब्लम होगा। तो ऑल्दो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पे उसके कारण प्रेशर पड़ा है। तो अब एक प्लस पॉइंट क्या हो रहा है ना, कि जो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ का डिफरेंस पहले ऑलमोस्ट कुछ केसेस में 400 बेसिस पॉइंट्स, दैट इज़ अबाउट 4% के आसपास आ रहा था, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। आने वाले समय में इसके कारण आप देखेंगे कि जो मार्जिन ग्रोथ है ना बैंक्स का, वो इम्प्रूव करेगा। तो मार्जिन ग्रोथ जब इम्प्रूव करेगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो ऑफकोर्स उसका पॉजिटिव असर उनके स्टॉक प्राइस पे भी पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ अब ठीक ठाक हो रहा है और साथ ही लिक्विडिटी भी है सिस्टम में, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे कई बार आप लोग का क्वेरी आता है सिक्लिकल, मैं कई बार जब भी बोलता हूँ ना सिक्लिकल वर्ड यूज़ करता हूँ। सिक्लिकल क्या होता है? तो देखिए सिक्लिकल का मतलब ये हुआ, जैसे सिक्लिकल स्टॉक, तो सिक्लिकल स्टॉक किसे बोलेंगे? तो जो भी इकोनॉमी है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस जैसा होगा उस स्टॉक का परफॉर्मेंस उसी तरह से होगा। सिक्लिकल स्टॉक का मतलब ये हुआ, मान लीजिए इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है तो वो स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और जब इकोनॉमी नीचे जाने लगेगा तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगेगा और उसके कारण स्टॉक का परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगेगा। इसे सिक्लिकल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर बोला जाए सिक्लिकल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो मेटल्स में आपको हमेशा बताता हूँ, इकोनॉमी अच्छा करेगा तो मेटल सेक्टर बहुत अच्छा है। नेचुरली इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो स्टील का डिमांड बढ़ेगा, दूसरे मेटल्स का भी डिमांड बढ़ेगा, तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। केमिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वाला अगर आप देखें वो भी बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है, ऑटो बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है। तो ये सब कुछ सिक्लिकल सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। ज़्यादातर सेक्टर्स बहुत सिक्लिकल होते हैं, कुछ सेक्टर्स कम सिक्लिकल होते हैं, जैसे डिफेंसिव्स को बोल सकते हैं कि सिक्लिकल उन्हें नहीं माना जाता है। लाइक फार्मा, मतलब इकोनॉमी ऊपर हो नीचे हो, आपकी तबीयत खराब हुई तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही, आप दवा लेंगे ही। एफएमसीजी को माना जाता है क्योंकि भाई मान ली स्टेपल्स मोस्टली जैसे खाने पीने का सामान हुआ या बेसिक कुछ और रिक्वायरमेंट है, वो तो इकोनॉमी ऊपर है नीचे है वो आप लेंगे ही। तो वो फार्मा के अलावा एफएमसीजी भी आता है। और कुछ हद तक आजकल आईटी को भी आप बोल सकते हैं, आईटी का भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि कहीं भी हो आईटी का रिक्वायरमेंट तो आप हर एक कंपनी में आजकल है, बिना आईटी के तो काम चलेगा नहीं। तो आईटी को भी टू सम एक्सटेंट आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से डिफेंस सेक्टर को भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा इकोनॉमी डाउन होने पे थोड़ा बहुत डिफेंस का एक्सपेंसेस कमेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी आपका कहीं भी हो, जो डिफेंस के एक्सपेंसेस हैं मोस्टली सरकार उसे मेंटेन करके रखेगा। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, ये एग्री, बट ज़्यादातर कैसे मेंटेन करके रखेगा। तो ये होता है सिक्लिकल। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।